आज का हमारा टॉपिक है साल्ट एनालिसिस। साल्ट एनालिसिस में हम अननोन साल्ट की कंपोजिशन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। फर्ज किया हमारे पास एक साल्ट सोडियम क्लोराइड है। ये दो आयनों से मिलकर बना है, एक पॉजिटिव आयन, दूसरा नेगेटिव आयन है। पॉजिटिव आयन को बेसिक रेडिकल कहते हैं, जबकि नेगेटिव आयन को एसिड रेडिकल कहते हैं। जितने भी साल्ट हैं उसमें हमेशा दो तरह के रेडिकल होंगे, एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल। सवाल ये है कि हम किस तरीके से इनको एसिड या फिर बेसिक रेडिकल कहते हैं। मिसाल के तौर पे HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर आपस में रिएक्शन करवाएं तो उससे NaCl साल्ट बनेगा प्लस वाटर बनेगा। साल्ट का वो हिस्सा जो बेस से आ रहा है वो बेसिक रेडिकल, और साल्ट का वो हिस्सा जो एसिड से आ रहा है उसको नाम देते हैं एसिड रेडिकल। एसिड और बेसिक रेडिकल्स को आगे चल के मुख्तलिफ ग्रुपों में तकसीम करते हैं और उनको सिस्टमेटिकली डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। एसिड रेडिकल को तीन ग्रुपों में तकसीम करते हैं। डाइल्यूट एसिड ग्रुप यानी कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइड, थायोसल्फेट, नाइट्राइट। दूसरा कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, एसीटेट। और तीसरा जो है वो स्पेशल ग्रुप है सल्फेट और फॉस्फेट। इसी तरीके से जो बेसिक रेडिकल्स हैं उनको 6 ग्रुपों में तकसीम करते हैं। जो पहला ग्रुप है उसमें सिल्वर, मरकरी और लेड के आयन्स हैं, जबकि जो सेकंड उस ग्रुप है उस ग्रुप को आगे चल के 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। सेकंड ग्रुप ए, सेकंड ग्रुप बी। जो ए है बिस्मथ, कॉपर, कैडमियम, मरकरी और लेड के आयन हैं, जबकि बी में स्टेनस, स्टेनिक और एंटीमनी के आयन हैं। ग्रुप 3 जो है फेरस, फेरिक, एल्यूमिनियम, क्रोमियम। ग्रुप 4 कॉपर, कोबाल्ट, निकल, मैंगनीज, जिंक। ग्रुप 5 बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम। और ग्रुप 6 के अंदर मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम। अगर हम बेसिक रेडिकल्स को देखें तो इसमें जितने भी रेडिकल्स हैं सिवाय अमोनियम के सारे मेटल से बने हुए हैं, लिहाजा ये सारे के सारे मेटेलिक रेडिकल्स हैं सिवाय अमोनियम आयन के। एसिड रेडिकल के डिटेक्शन की अगर बात करें तो उसमें सबसे पहले डाइल्यूट एसिड ग्रुप को डिटेक्ट करते हैं, और उसके डिटेक्शन के लिए सॉलिड साल्ट, उसमें डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं। अगर किसी किस्म की गैस इवॉल्व होती है तो इसका मतलब डाइल्यूट एसिड ग्रुप प्रेजेंट है, और अगर इवॉल्व नहीं होती तो डाइल्यूट एसिड ग्रुप एब्सेंट है। जब गैस इवॉल्व होगी तो उस गैस के कलर को देख के, उसके ऑर्डर को देख के इस बात का अंदाजा लगाते हैं कि कौन सा रेडिकल हो सकता है। मिसाल के तौर पे हमने ये कहा कि इसके अंदर जो रेडिकल्स हैं कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइड, थायोसल्फेट और नाइट्राइट हैं। अगर निकलने वाली गैस जो है वो कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड है विद इफर्विसेंस इवॉल्व होगी, तो इसका मतलब ये है कि कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट हो सकते हैं, मगर उनकी मजीद पहचान के लिए उसको लाइम वाटर में से पास करते हैं। अगर लाइम वाटर मिल्की होता है तो इसका मतलब वाकई ही वो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट थे। मगर ये फर्क जांचने के लिए कि आया वो कार्बोनेट है या बाइकार्बोनेट है, उस मकसद के लिए इसको साल्ट को वाटर में डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर तो साल्ट वाटर में इनसॉल्युबल है तो इसका मतलब इस कंपाउंड के अंदर, इस साल्ट के अंदर इनसॉल्युबल कार्बोनेट मौजूद है, और अगर वही साल्ट पानी में सॉल्युबल है तो फिर 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो सॉल्युबल कार्बोनेट मौजूद है या उसके अंदर बाइकार्बोनेट मौजूद है। उन दोनों में फर्क जांचने के लिए इसका ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाते हैं, उसमें मैग्नीशियम सल्फेट का सॉल्यूशन डालते हैं। अगर तो व्हाइट पीपीटी कोल्ड स्टेट में बनती है तो कार्बोनेट, और अगर वही व्हाइट पीपीटी उस सॉल्यूशन को गर्म करने पे बनती है तो इसका मतलब बाइकार्बोनेट होगा। इसी तरीके से अगर जो गैस इवॉल्व हो रही थी वो कलरलेस गैस हो लेकिन उसका रॉटन एक्सएमएल हो, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होगी, उस गैस को लेड एसीटेट के सॉल्यूशन में पास करें। अगर ब्लैक प्रेसिपिटेट बनते हैं और अब ब्लैक प्रेसिपिटेट बनेंगे तो वो लेड सल्फाइड की वजह से होंगे, तो इसका मतलब जो रेडिकल है वो सल्फाइड हो सकता है। इसी तरह से अगर जो गैस इवॉल्व हो रही है वो कलरलेस हो मगर उसकी पंजेंट स्मेल हो, सल्फर, बर्निंग सल्फर की तरह स्मेल हो, तो इसका मतलब ये है कि सल्फाइड भी हो सकता है, थायोसल्फेट भी हो सकता है। मगर जांचने के लिए इसको एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के सॉल्यूशन में पास करते हैं। अगर सॉल्यूशन जो है ग्रीन होता है
तो वाकई सल्फाइड थायोसल्फेट हो सकता है। मगर इन दोनों के फर्क को जांचने के लिए जो टेस्ट ट्यूब है उसके बॉटम को चेक करते हैं। अगर तो उसके बॉटम के अंदर नो येलो कंटेंट्स हो तो सल्फाइड, और अगर उसमें येलो कंटेंट्स होते हैं तो थायोसल्फेट है। इसी ग्रुप का आखिरी रेडिकल जो नाइट्राइट है, अगर वो मौजूद होगा तो ऐसे केस में रेडिश ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इवॉल्व होंगे जिसकी पंजेंट स्मेल है। इसको पास करेंगे फेरस सल्फेट के सोल्यूशन में से, और अगर सोल्यूशन ब्लैक होता है तो इसका मतलब जो रेडिकल है वो नाइट्राइट हो सकता है। एसिड रेडिकल के अंदर हम सिर्फ एसिड रेडिकल के डिटेक्शन तक बात कर रहे हैं। कंफर्मेटरी टेस्ट हैं वो बाद में हर एक रेडिकल के अलग अलग किए जा सकते हैं। अगर डाइल्यूट एसिड ग्रुप एब्सेंट होगा तो फिर आप नए सिरे से सॉलिड साल्ट लेंगे, उसके अंदर कंसंट्रेटेड HSO4 डालेंगे, उसको हीट करेंगे, और अगर किसी किस्म की गैस इवॉल्व होती है तो इसका मतलब कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप मौजूद है, यानी क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट या फिर एसीटेट हो सकते हैं। अगर जो निकलने वाली गैस है जब उसको ऑब्जर्व करेंगे तो अगर वो कलरलेस गैस हो, पंजेंट स्मेल के साथ हो, मुमकिन तौर पे वो HCl हो सकती है। उसको चेक करने के लिए कि वाकई HCl है, उसमें ग्लास रॉड जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ डिप करके उसके साथ टच करेंगे। अगर वो HCl गैस होगी तो उसके साथ रिएक्शन करके वाइड डेंस फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड बनाएगा, जिसका मतलब है कि क्लोराइड इंडिकेटेड होगी। अगर निकलने वाली गैस जो है वो रेडिश ब्राउन वेपर्स हो तो रेडिश ब्राउन वेपर्स दो तरह से हो सकते हैं। ब्रोमाइड के केस में भी हो सकते हैं, वो नाइट्रेट के केस में भी हो सकते हैं। अगर रेडिश ब्राउन वेपर्स ब्रोमीन की वजह से हो, पंजेंट स्मेल वाले हो, तो उसको फेरस सल्फेट में से पास करते हैं, और अगर सोल्यूशन जो है वो ब्लैक नहीं होगा तो इसका मतलब ब्रोमाइड है, और अगर सोल्यूशन ब्लैक होता है तो इसका मतलब ये है कि वो नाइट्रेट की तरफ जा सकते हैं। इसी तरीके से अगर आयोडाइड होगा तो ऐसी हालत में जो निकलने वाले वायलेट वेपर्स होंगे वो आयोडीन के होंगे, वो टेस्ट ट्यूब के कूलर पार्ट्स के अंदर जो है वो डिपॉजिट होंगे ब्लैक मास की सूरत में, और अगर इनमें से स्टार्च सोल्यूशन को पास किया जाए तो ऐसी हालत में ब्लू कलर पैदा होगा, और जो कि इंडिकेशन है कि आयोडाइड हमारे पास है। इसी तरीके से अगर नाइट्रेट की पॉसिबिलिटी हो तो ऐसी हालत में व्हाइट फ्यूम्स नाइट्रिक एसिड के इवॉल्व हो सकते हैं, और अगर उसके अंदर हम पेपर पैलेट की थोड़ी सी टुकड़ा डालें तो ऐसी हालत में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन गैस पैदा होगी, जो कि हमें कंफ्यूज करती है ब्रोमाइड के साथ। ब्रोमाइड के केस में जब ब्रोमीन गैस इवॉल्व होगी तो वो भी रेडिश ब्राउन कलर की है। यहाँ पे जो NO2 गैस होगी वो भी रेडिश ब्राउन कलर की है। अगर उसको फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन में से पास करते हैं तो नाइट्रेट की सूरत में ब्लैक कलर होगा, और अगर ब्रोमाइड होगा तो ऐसी केस में ब्लैक कलर नहीं होगा। अगर तो ब्लैक कलर होता है तो इसका मतलब यह है कि नाइट्रेट इंडिकेटेड है। एसीटेट की सूरत में कलरलेस गैस इवॉल्व होगी जो कि एस्टिक एसिड हो सकती है, उसकी स्मेल विनेगर की तरह होगी, और अगर उसको फेरोक्लोराइड के सॉल्यूशन में पास करते हैं तो ब्लड रेड कलरेशन पैदा होगी, और ऐसी हालत में एसीटेट इंडिकेटेड होगा। और अगर हम जनरल बात करें कि इस सारे खेल के दौरान किसी किस्म की कोई गैस इवॉल्व नहीं होती, यानी अगर कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप एब्सेंट होता तो फिर तीसरी पॉसिबिलिटी ये थी कि उसमें स्पेशल ग्रुप हो सकता है। उसके लिए हम ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाएंगे। पहले दोनों टेस्ट के अंदर सॉलिड साल्ट को इस्तेमाल किया गया है, जबकि तीसरा टेस्ट जो स्पेशल ग्रुप के लिए है उसमें ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाएंगे, उसमें बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन डालेंगे। अगर व्हाइट पीपीटी बनती है तो इसका मतलब स्पेशल ग्रुप है जो कि सिर्फ दो रेडिकल पे मुश्तमिल है, सल्फेट और फास्फेट पे। इन दोनों में फर्क जानने के लिए इसमें डाइल्यूट HCl डालेंगे। अगर तो पीपीटी जो है वो इनसॉल्युबल रहे तो सल्फेट इंडिकेटेड है, और अगर पीपीटी सॉल्युबल हो जाती है तो इसका मतलब वो फास्फेट हो सकता है। साल्ट एनालिसिस में वो रेडिकल जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उनको बेसिक रेडिकल कहते हैं। हम इस केस में सिर्फ और सिर्फ बेसिक रेडिकल्स के ग्रुप डिटेक्शन तक की बात करेंगे।
इसमें हमने ये कहा कि बेसिक रेडिकल को टोटल 6 ग्रुपों में तकसीम करते हैं। सबसे पहले हम उस सॉल्ट का सोल्यूशन बनाएंगे, ओरिजिनल सोल्यूशन। उस ओरिजिनल सोल्यूशन में अगर डाइल्यूट HCl डालें और उसके डालने के नतीजे में व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाए तो इसका मतलब फर्स्ट ग्रुप प्रेजेंट है, यानी सिल्वर, मर्करी, लेड हो सकता है। और अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं बनते तो इसका मतलब यह है कि फर्स्ट ग्रुप एब्सेंट है। अगर फर्स्ट ग्रुप एब्सेंट है तो फिर अगले केस के अंदर ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस डाइल्यूट HCl जैसे पहले डाला था उसमें मजीद H2S गैस डालेंगे। अगर तो PPT बनती है तो सेकंड ग्रुप दैट इज मर्करी, लेड, बिस्मथ, कॉपर, कैडमियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, स्टेनस और स्टेनिक प्रेजेंट है। मगर इसको फिर दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, सेकंड ग्रुप A, सेकंड ग्रुप B। और इनमें फर्क जांचने के लिए उनमें अबाव PPT जो है उसमें येलो अमोनियम सल्फाइड का सॉल्यूशन ऐड करेंगे। अगर तो PPT इनसॉल्युबल हो जाए तो सेकंड A ग्रुप है, यानी मर्करी, लेड, बिस्मथ, कॉपर, कैडमियम प्रेजेंट होगा। और अगर प्रेसिपिटेट जो है वो डिसॉल्व हो जाए तो सेकंड B ग्रुप है, आर्सेनिक, एंटीमनी, स्टेनस, स्टेनिक प्रेजेंट होगा। अगर सेकंड ग्रुप सिरे से एब्सेंट है तो इसका मतलब यह है कि अगले ग्रुप को हम डिटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस अमोनियम क्लोराइड प्लस बॉयल प्लस कूल और उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन एक्सेस में डालेंगे। और अगर इस केस में प्रेसिपिटेट बनता है तो थर्ड ग्रुप प्रेजेंट है, फेरस, फेरिक, क्रोमियम, एल्यूमिनियम प्रेजेंट हो सकता है। अब चौथे ग्रुप के लिए हम क्या करेंगे कि तीसरे ग्रुप में जो हमने सॉल्यूशन बताया है, जितने यहां पे केमिकल डाल चुके हैं, इनको आगे चल के एक से ज्यादा हिस्सों में तकसीम करेंगे। इसका जो पहला पार्ट होगा उस पार्ट के अंदर H2S गैस डालेंगे। अगर प्रेसिपिटेट बनते हैं तो फोर्थ ग्रुप यानी कोबाल्ट, निकल, मैग्नीज, जिंक प्रेजेंट है और नहीं बनते तो ये एब्सेंट है। फिर उसी तरीके से जो सेकंड पार्ट ऑफ द थर्ड ग्रुप वाला सॉल्यूशन था उसमें अमोनियम कार्बोनेट डालेंगे। अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं तो फिफ्थ ग्रुप यानी बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम प्रेजेंट है। और अगर नहीं बनते तो फिफ्थ ग्रुप एब्सेंट है। फिफ्थ ग्रुप का एब्सेंट होना इस बात की अलामत है कि अब रेडिकल जो है वो खुद बहुत छठे ग्रुप का मौजूद है। सिक्स ग्रुप के लिए कोई ग्रुप रिएजेंट नहीं है। सिक्स ग्रुप की महज इतनी इंडिकेशन है कि पहले 5 ग्रुप अगर एब्सेंट होंगे तो इसका मतलब 6 ग्रुप मौजूद है। हाँ, हर रेडिकल की अलग अलग डिटेक्शन के लिए फिर उनकी कंफर्मेशन के लिए अलग जो है वो टेस्ट किए जा सकते हैं। जैसे हमने इस वक्त बेसिक रेडिकल्स को डिस्कस किया, हमने महज उनके बेसिक रेडिकल के ग्रुप डिटेक्शन तक बात की है। उसके अलावा हर रेडिकल की अलग डिटेक्शन और फिर उसके कंफर्मेटरी टेस्ट जो है इस स्टेज पे हमने डिस्कस नहीं की।